वेलकम बैक एवरीवन। आज का फर्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रियल नंबर क्या था। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी एक पॉइंट है P, x, y इसके कोऑर्डिनेट हैं, तो x का क्या मतलब होता है और y का क्या मतलब होता है हम पहले से ही जानते हैं। x का मतलब होता है उस पॉइंट के द्वारा x एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस, ये हो गया x। और y का मतलब होता है उस P पॉइंट के द्वारा y एक्सिस पर चली गई कितनी डिस्टेंस वो। और फिर उसके बाद जब हम इसको परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं तो जहां पर ये जाके इंटरसेक्ट करता है वो होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या हम कहें वो होता है पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट होता है x, y। ये हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल नंबर। एक x है एक y है, इससे पॉइंट बना P जो किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने इसे दर्शा दिया विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। एक बार फिर से बता दूं, x का मतलब होता है कि x एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस, y एक्सिस का मतलब होता है y एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस, और ये दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो है P पॉइंट। इस P पॉइंट का नाम दिया x, y, और P x, y ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ ए रियल नंबर, यानी रियल नंबर्स का ग्राफ के ऊपर कैसा होता है रिप्रेजेंटेशन। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उस पर हम देखेंगे कि वो ग्राफ के ऊपर कैसा दिखाई देता है। जैसे मैं बोलूं a प्लस आयोटा b, तो a प्लस आयोटा b इस ग्राफ के अंदर कहाँ पर होगा। मैं कहूं 2 प्लस आयोटा 3, तो ये इस ग्राफ के ऊपर कहाँ पर, या मैं कहूं 4 प्लस आयोटा 5, तो ये एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफ के अंदर कहाँ होगा। इसी तरीके से मैं लूँ -2 प्लस आयोटा 5, तो अब -2 प्लस आयोटा 5 है और ये 2 प्लस आयोटा 3 है, ये कहाँ पर होगा। तो वही 2 प्लस आयोटा 3, 2 माइनस आयोटा 3, -2 प्लस आयोटा 3, यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिखूंगा, आपको सोचना है कि वो ग्राफ पर कहाँ होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जा सके, अगर कोई भी एनी नंबर कोई भी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखा जा सके तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यहाँ पर a और b की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ साइंस का चेंज होगा, साइन चेंज होंगे यहाँ पर। जैसे a की जगह पर रहेगा यहाँ पर 2 और b की जगह पर रहेगा यहाँ पर 3। आपको सोचना होगा कि 2 प्लस आयोटा 3 ये प्लस है, दोनों ए भी प्लस है और बी भी प्लस है, तो इसमें ग्राफ के अंदर कहाँ पर आएगा कि 2 प्लस आयोटा 3 कहाँ पर आएगा। इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड एंड फोर्थ है, चारों क्वाड्रेंट्स में कहाँ पर लाई करेगा 2 प्लस आयोटा 3। ऐसे 2 माइनस आयोटा 3, -2 प्लस आयोटा 3, -2 माइनस आयोटा 3। यहाँ पर ए और बी दोनों ही ए की वैल्यू 2 ही है चारों नंबर्स में और बी की वैल्यू 3 है इन चारों नंबर्स में, कहीं पर भी ए बी की वैल्यू चेंज नहीं हो, सिर्फ साइन का चेंज हुआ है। इसके चेंज होने की वजह से इनके क्वाड्रेंट्स का चेंज होगा। थिंक अबाउट दैट कि ये 2 प्लस आयोटा 3, 2 माइनस आयोटा 3, -2 प्लस आयोटा 3, -2 माइनस आयोटा 3, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिसे हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली कहाँ पर रिप्रेजेंट होंगे, इसी को हम पहले टॉपिक में जानेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b कैन बी रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली एज ए यूनिक पॉइंट p a, b, where a is a real part and b is the imaginary part in r square plane with x coordinate representing its real part and y coordinate representing its imaginary part। यहाँ पर कहा गया है कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम ज्योमेट्रिकली यूनिक पॉइंट के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे p रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को p ऑफ a, b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद पॉइंट p के लिए इन r स्क्वायर प्लेन, जहाँ पर x कोऑर्डिनेट जो होगा वो जितने भी रियल पार्ट्स हैं उनको दर्शाएगा, उनको इंक्लूड करेगा, यानी रियल पार्ट्स जितने भी होंगे वो x कोऑर्डिनेट पर होंगे, और इमेजिनरी पार्ट का जो हिस्सा है वो y कोऑर्डिनेट पर होगा, और b कुछ भी हो सकता है, यानी कि b जो है b एक इमेजिनरी पार्ट है वो y कोऑर्डिनेट पर लाई करेगा, और जो a है वो रियल पार्ट है इसलिए वो x कोऑर्डिनेट के ऊपर लाई करेगा। जैसे कि हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि एक कोई p पॉइंट है a, b, जहाँ पर a क्या है एक रियल पार्ट है, b जो है इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट को x कोऑर्डिनेट यानी कि रियल पार्ट ऑफ z रिप्रेजेंट कर रहा है a को, यानी b को जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z रिप्रेजेंट कर रहा है यानी y कोऑर्डिनेट। तो ग्राफिकली से यहाँ पर एक पॉइंट पता चलता है कि x कोऑर्डिनेट पर जो पॉइंट होंगे वो रियल पार्ट होंगे, रियल पार्ट ऑफ z,
और वाई कोऑर्डिनेट पर जो पॉइंट होंगे वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होंगे। इसका मतलब हम एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस भी बोल सकते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस भी बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस पर रियल पार्ट होता है क्योंकि, और वाई एक्सिस पर इमेजिनरी पार्ट होता है। ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b। इसी तरीके से आप 2 प्लस आयोटा 3 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। यानी a का मतलब है कि a डिस्टेंस चला है ये रियल एक्सिस पर, और b का मतलब है ये b पॉइंट यानी कि b डिस्टेंस चला है y एक्सिस पर, इमेजिनरी एक्सिस पर। और ऐसे प्लेन को हम कहते हैं z प्लेन या आर्गेंट प्लेन। तो अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, द पॉइंट a, 0 ऑन द x एक्सिस रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा 0 एंड एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस। दिस वे x एक्सिस इज कॉल्ड द रियल एक्सिस and the points 0, b on the y-axis are represented by the complex number 0 plus iota b, where that is iota b as an imaginary number. This way y-axis is called the imaginary axis for other cases. तो ये सारी चीज़ जो हमने ऊपर एक्सप्लेन करी वो सारी थियोरेटिकली यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक बार दोबारा से समझते हैं आसान भाषा में कि एक कोई पॉइंट है a, 0 एक कोई पॉइंट है और वो रिप्रेजेंट होगा x एक्सिस के द्वारा। x एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाएगा a, 0 पॉइंट को। और एक रियल पार्ट है a, b हम पढ़ रहे थे p ऑफ a, b, जहाँ पे a रियल पार्ट होगा b इमेजिनरी पार्ट होगा। तो यहाँ पर a, 0 है तो a जो है रियल पार्ट है, 0 जो है इमेजिनरी पार्ट है। तो इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं। या सिर्फ a प्लस आयोटा b की बात ना करके हर एक रियल नंबर के बारे में बात करें तो हर एक रियल नंबर जो है वो रियल एक्सिस यानी x एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट होगा। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस। और x एक्सिस को हम इस तरीके से बोल सकते हैं जहां पर जितने भी रियल नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं x एक्सिस के द्वारा। तो जब रियल नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं x एक्सिस के द्वारा तो x एक्सिस को हम रियल एक्सिस भी कह सकते हैं। इसी तरीके से एक पॉइंट है 0, b यानी कि अब की बार a 0 कर दिया, b एक का नंबर बना दिया, यहाँ पर 0, b ऑन द y एक्सिस पर होगा ये और रिप्रेजेंट किया जाएगा y एक्सिस के द्वारा। और अगर इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें तो 0 प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे a प्लस आयोटा b होता है तो a की जगह पे 0 हो गया और आयोटा b हमने आयोटा b लिख दिया। 0 प्लस आयोटा b की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं और ये y एक्सिस के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। पॉइंट 0, b। तो जैसा कि हम जानते हैं आयोटा b एज एन इमेजिनरी नंबर है और ये y एक्सिस के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है तो हम y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस भी कह सकते हैं क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जैसा x एक्सिस जो है वो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो x एक्सिस रियल एक्सिस कहला रहा है और y एक्सिस जो है वो इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो इमेजिनरी एक्सिस कहला रहा है। फॉर अदर केसेस, इन अलग केसेस में और केसेस में देखा जाए तो यहाँ पर हमारे को एक जो पुराना क्वेश्चन है वो उसका जवाब मिल जाएगा जो हमने अभी ही पूछा है थोड़ी समय पहले ही कि 2 प्लस आयोटा 3 है ये कहाँ पर होगा। यहाँ पर 2 वाला पार्ट जो है वो रियल एक्सिस पर जाएगा और आयोटा 3 वाला जो पार्ट है वो इमेजिनरी एक्सिस पर जाएगा और फिर उसके बाद हम वैसे ही नॉर्मली जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पर नंबर को दर्शाते हैं वैसे ही हम दर्शा देंगे और पॉइंट मिल जाएगा हमें 2 प्लस आयोटा 3 ऑन द ग्राफिकल प्लेन पर, z प्लेन पर या आर्गेंट प्लेन पर। और उसको ऐसे प्लेन को जहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं a प्लस आयोटा p, जहाँ पर a हो कोई x एक्सिस पर चल रहा हो, b हो y एक्सिस पे चल रहा हो, तो ऐसे प्लेन को हम आर्गेंट प्लेन कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें कि a 2 प्लस आयोटा 3 है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा और -2 प्लस आयोटा 3 है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरीके से -2 माइनस आयोटा 3 है तो वो कहाँ पर लाई करेगा। तो इन सारे जवाब को हासिल करने के लिए अब हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जहाँ पर a जो है एक रियल पार्ट है ऑफ z का और जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है z का। क्वेश्चन है 2 प्लस आयोटा 3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो रियल पार्ट z का है वो भी पॉजिटिव है और जो इमेजिनरी पार्ट है z का वो भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन जीरो और यहाँ पर दोनों ग्रेटर देन जीरो जहाँ पर होंगे उसी क्वाड्रेंट में ये 2 प्लस आयोटा 3 लाई करेगा। जैसा हम देख रहे हैं रियल पार्ट भी ग्रेटर देन जीरो हो और इमेजिनरी पार्ट भी ग्रेटर देन जीरो हो, ऐसे नंबर्स यहाँ पर आएंगे। तो जैसे 2 प्लस आयोटा 3 इज लाई ऑन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट सोचिए -2 प्लस आयोटा 3 कहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पर रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव है यानी कि लेस देन जीरो है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। तो ऐसी चीज़ कहाँ पर होती है, ये होती है सेकंड क्वाड्रेंट में जहाँ पर रियल पार्ट जो है वो लेस देन
जीरो है, ये -2 लेस देन जीरो है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो ग्रेटर देन जीरो, जो कि 3 ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया। तो यानी -2 प्लस आयोटा 3 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरीके से हम 2 माइनस आयोटा 3, 2 माइनस आयोटा 3 बताइए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सोचिए कि जहाँ पर रियल पार्ट जो रियल पार्ट है वो ग्रेटर देन जीरो है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो लेस देन जीरो है। तब ऐसी चीज़ हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रही है कि 2 जो है वो ग्रेटर देन जीरो, रियल पार्ट ग्रेटर देन जीरो और इमेजिनरी पार्ट लेस देन जीरो, तो ये इमेजिनरी पार्ट लेस देन जीरो है, तो 2 माइनस आयोटा 3 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। और इस तरीके के सारे नंबर्स 3 माइनस 4 आयोटा 4, 10 माइनस आयोटा 11, 14 माइनस आयोटा 4, ये सारे जितने भी ऐसे नंबर्स होंगे जहाँ पे रियल पार्ट जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो, इमेजिनरी पार्ट लेस देन जीरो हो, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। एंड लास्ट है -2 माइनस आयोटा 3, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, जहाँ पर रियल पार्ट भी लेस देन जीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी लेस देन जीरो है, यानी दोनों ही लेस देन जीरो हैं। तो जैसा थर्ड क्वाड्रेंट में रियल पार्ट भी लेस देन जीरो, इमेजिनरी पार्ट भी लेस देन जीरो, तो -2 माइनस आयोटा 3 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, सारे जैसे -a माइनस आयोटा b एक जनरलाइज कर सकते हैं हम कि जहाँ पर रियल पार्ट लेस देन जीरो हो, इमेजिनरी पार्ट भी लेस देन जीरो हो, वो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। ये बिल्कुल सेम वैसे ही रियल एक्सिस की तरह ही हो गया है, रियल एनालिसिस में ही हो गया है कि P a, b है, P2, 3 है, ये हम जान सकते थे -2, 4 ऐसे करके कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऐसे ही हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी समझ लेंगे, 2 प्लस आयोटा 3 कहाँ पर लाई करेगा, -2 प्लस आयोटा 3 कहाँ पर लाई करेगा, इसी जैसे 2 माइनस आयोटा 3 कहाँ पर लाई करेगा, -2 माइनस आयोटा 3 कहाँ पर लाई करेगा। अब मैं आपको कोई सा भी नंबर दे दूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में देखा जाए तो जो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा और कौन सा पॉइंट होगा, कहाँ पर होगा। जैसे कि 2 प्लस आयोटा 3 का मतलब कि रियल एक्सिस पे 2 डिस्टेंस चला है और इमेजिनरी एक्सिस पे 3 डिस्टेंस चला है, दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि ये पॉइंट है। इसी तरीके से -2 यानी कि -2 नेगेटिव साइन उल्टी तरफ यानी कि इससे उल्टी तरफ चला है वो, -2 ये डिस्टेंस और जो 3 है वो सेम उतनी डिस्टेंस, तो ये पॉइंट हो गया -2, 3। ऐसे ही तीसरा पॉइंट है हमारा ये जो है 2 माइनस आयोटा 3। 2 माइनस आयोटा 3 का मतलब क्या होता है कि 2 जो है वो पॉजिटिव तौर पे 2 चला है यहाँ पर, और -3 यानी कि माइनस नेगेटिव साइन में -3 यहाँ पे चला है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन -2 माइनस आयोटा 3 हो गया। इसी तरीके से लास्ट है -2 माइनस आयोटा 3, तो -2 यानी कि इतनी डिस्टेंस -2 और ये -2 हो गई डिस्टेंस और ये -3 नेगेटिव साइन में, तो ये हो गया -2 माइनस आयोटा 3। तो ये जो इंटरसेक्शन होगा तो -2 माइनस आयोटा 3 हो जाएगा। तो आपके लिए सवाल है कि ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, चारों को बताना है कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में होंगे। जैसा पहला 3 प्लस आयोटा 4, -4 आयोटा 5, -12 प्लस आयोटा 13, इसी तरीके से 11 माइनस आयोटा 14, ये सारे नंबर्स 4 नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। आपको बताना है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे इन ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपके आंसर को मैं ज़रूर क्रॉस चेक करूँगा। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि यहाँ पे लिखा है द मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज डिफाइंड एज। जैसा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होता है, और अगर हम इसका मॉडुलस निकालें तो मॉड ऑफ z लिख सकते हैं। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मॉड ऑफ z को हम एक और नाम से बोल सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। तो आपको ये याद रखना है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जैसा कि वी हैव मोड ऑफ z1 इंटू z2, यानी कि z1 इंटू z2 पहले से मल्टीप्लाई किया, फिर इसका मोड निकाला है, और फिर पहले हमने क्या किया, मोड z1 का मोड और z2 का मोड, फिर दोनों का मल्टीप्लाई किया है। तो ये चीज़ दोनों, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि ये इक्वल होती है, यानी z1 z2 का मोड इज इक्वल टू z1 का मोड इंटू z2 का मोड। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी होती है z1 अपॉन में z2 का मोड, यानी कि z1 अपॉन में z2 किया, फिर उसके बाद मोड निकाला, और या ऐसा कर लो कि पहले z1 का मोड अपॉन में z2 का मोड, पहले z1 का निकालो मोड, फिर z2 का मोड निकालो, फिर डिवाइड करो, दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे, यानी कि z1 अपॉन में z2 का मोड या z1 का मोड अपॉन में z2 का मोड। इसी तरीके से तीसरी प्रॉपर्टी होती है मोड की कि z स्क्वायर का मोड करो या पहले z का मोड फिर उसके बाद स्क्वायर करो। बात एक ही होती है, हाउ कैसे। तो जैसा कि ये जो थी ना z1 z2 का मोड और z1 मोड और z2 मोड, ये आप खुद कर सकते हैं। z1 बराबर a1 प्लस आयोटा b1 लीजिए और z2 बराबर a2 प्लस आयोटा b2 लीजिए और सॉल्व करके देखिए, ये ऐसे ही आएगा। इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी भी आप डिफाइन कर सकते हैं ऐसे ही। यहाँ पर ये वाली करके मैं दिखाता हूँ कि z1 का स्क्वायर का मोड ऐसे करो, या z का पहले मोड ले लो फिर उसके बाद स्क्वायर करो, हाउ कैसे।
कि जैसे कि ये लिखा हुआ है जेड स्क्वायर का मोड। जेड स्क्वायर का मोड मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मान लो 2 स्क्वायर है तो 2 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2। इसी तरीके से जेड का मोड, जेड स्क्वायर का मोड हम ले रहे हैं तो जेड स्क्वायर का मतलब क्या है जेड इंटू जेड, जेड इंटू जेड का मोड। फिर जेड इंटू जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं मोड जेड डॉट मोड जेड, क्योंकि बाय द प्रॉपर्टी 1। ये प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है कि अगर z1 इंटू Z2 है तो बराबर मोड z1 इंटू मोड Z2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से z डॉट z है तो इसे हम मोड z डॉट मोड z लिख सकते हैं। और दो जगह मोड z और मोड z मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, मोड z का स्क्वायर। आंसर आ गया यहाँ पर। तो फाइनली आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, जेड स्क्वायर का मोड इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। अब इसी जेड के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के साथ ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स देखेंगे हम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग से हम देखेंगे कि एक z बराबर a प्लस आयोटा b है तो उसका नेगेटिव ऑफ z ले लें तो इसका मतलब क्या होगा। z बराबर a प्लस आयोटा b तो a प्लस आयोटा b z ऑफ a कोमा b लिख सकते हैं, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जहाँ पे a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, और जहाँ पर दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है। अगर माइनस z ले लेंगे तो माइनस z का मतलब क्या होता है, माइनस जेड का मतलब होता है कि माइनस ए हो गया और माइनस आयोटा बी हो गया। आप बताओ ये कहाँ पर लाई करेगा, कुछ सोचो समझो, फिर उसके बाद खुद ही निकाल सकते हो कि जहाँ पर रियल पार्ट भी नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव। तो ऐसा केस कहाँ पे होता है, ऐसा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, जहाँ पे रियल पार्ट भी नेगेटिव होता है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव होता है, यानी कि जेड का रिफ्लेक्शन होगा जब जेड को नेगेटिव फॉर्म में ले लेंगे तो। यानी कि कोई भी एक जेड है ए प्लस आयोटा बी, वो ऐसे आएगा ए कोमा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं इसे। इस तरीके से माइनस जेड लेंगे तो माइनस जेड का मतलब होता है माइनस ए कोमा माइनस बी, जेड ऑफ माइनस ए कोमा माइनस बी लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड बराबर लिख सकते हैं माइनस ए माइनस आयोटा बी। इसलिए बोलेंगे जो माइनस जेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ द जेड थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से जितना z इस तरफ है उतना ही z इस तरफ होगा, रिफ्लेक्शन होगा z का। अब डायग्राम में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारे पास एक ओरिजिन है, ओरिजिन से z a कोमा b है, z नंबर है हमारा, और माइनस z लें तो माइनस a माइनस b हो जाएगा, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन होगा फ्रॉम द ओरिजिन, जितना ओरिजिन से z इस तरफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना ही रिफ्लेक्शन होगा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस जेड का, और माइनस जेड जो है रिफ्लेक्शन ऑफ जेड है थ्रू पॉइंट ओरिजिन। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कॉन्जुगेट लें तब उसका क्या होगा। कोई जेड है ए प्लस आयोटा बी, तो अगर उसका कॉन्जुगेट ले लें तब बताइए ग्राफिकली उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं जेड बराबर होता है ए प्लस आयोटा बी, तो अगर कॉन्जुगेट ले लिया जाए, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है ए माइनस आयोटा बी, तो आप बता दीजिए क्या होगा। मान लो कोई जेड है, जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जेड ऑफ ए कोमा बी, ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर, तो जेड बार कहाँ लाई करेगा, इसको देख के बताइए। जेड बार निकाल लिया है हमने, ए माइनस आयोटा बी, यानी कि रियल पार्ट जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो बी वो नेगेटिव है, माइनस बी है, लेस देन जीरो है। तो ऐसी कंडीशन कहाँ पे होती है, जब ए ग्रेटर देन जीरो हो और माइनस बी लेस देन जीरो, यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो है वो लेस देन जीरो हो। ऐसी कंडीशन कहाँ पे आती है, ऐसी कंडीशन आती है क्वाड्रेंट नंबर 4 में, जहाँ पे रियल पार्ट जो होता है वो तो होता है पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट होता है नेगेटिव। इसलिए जो कॉन्जुगेट ऑफ जेड है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और हम कह सकते हैं कि जेड का जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन अक्रॉस दी रियल एक्सिस, जो रियल एक्सिस है इस रियल एक्सिस के अक्रॉस हो। और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जितना ओरिजिन से ये जितना टिल्ट होगा, इतना जितना एंगल बनाकर एक्स एक्सिस के साथ जितना इस तरफ जा रहा है, उतना ही ये नीचे की तरफ माइनस जो जेड कॉन्जुगेट है वो जाएगा विद एंगल बनाकर एक्स एक्सिस के साथ। इसलिए हमने कहा है कि कॉन्जुगेट ऑफ ए जेड, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट जो होगा वो रिफ्लेक्शन होगा जेड का अबाउट अक्रॉस द रियल एक्सिस के। अब नेक्स्ट बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ सम। तो एक तो हमने सिर्फ सिंपल सम देखा था, सिंपल सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे हमने सीधा z1 लिया था a1 प्लस आयोटा b1 और z2 लिया था a2 प्लस आयोटा b2 और सीधा सम कर दिया था दोनों को, आया था a1 प्लस b1 प्लस आयोटा b1 प्लस b2, ये आ गया था सम। लेकिन अब की बार जो ज्योमेट्रिकली मीनिंग करके हम सम निकाल रहे हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस ये आ जाता है कि हम ज्योमेट्रिकली जो ऑर्डर्स हैं उनका यूज करने वाले हैं। जैसा कि हमने देखा था कि z1 प्लस z2 कर रहे हैं हम, तो z1 प्लस z2 सबसे पहले हमने ऐसे सम किया था, सीधा डायरेक्ट इसको सम कर दिया। लेकिन अब की बार क्या होगा, z1 का जो ऑर्डर होगा a, b होगा, और z2 का जो ऑर्डर होगा a2, b2 होगा। तो a1, b1 और a2, b2 अब की बार ऑर्डर्स का सम होगा, और ऑर्डर्स के सम को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ सम, यानी कि सम का ज्योमेट्रिकली मीनिंग, यानी कि ऑर्डर्स को हम सम कर रहे हैं, z ऑफ a1, b1 और z2, a2, b2 इनका सम होगा यहाँ पर। तो जैसा कि हम जानते हैं व्हेन व्यू एज ए ऑर्डर ऑफ पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स, सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जहाँ पे z1 का मतलब है x1 प्लस आयोटा y1
x1 प्लस आयोटा y1 ले लो या a1 प्लस आयोटा b1 ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, कॉन्सेप्ट वही रहने वाली है। a1 प्लस आयोटा b1 लो या x1 प्लस आयोटा y1 ले लो। मैंने नोट्स में आपकी बार थोड़ा चेंज कर दिया है कि आपका भी माइंड थोड़ा 3D चले, और अब की बार हमने वेरिएबल्स का चेंज किया है। a1 प्लस आयोटा b1 की जगह लिख दिया, अब की बार x1 प्लस आयोटा y1, बात वही चल रही है, मतलब वही चल रहा है। तो z1 माना x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 माना x2 प्लस आयोटा y2 कैन बी गिवन एज। पहले जो सम करते थे हम z1 प्लस z2, तो हम इन दोनों को ही सम किया कर देते थे, ऐसे कर देते थे हम। तो अब की बार ऑर्डर्ड पेयर्स का सम करेंगे कि x1 प्लस x1 y1 और x2 y2 इन दोनों का सम हो जाएगा। और ऑर्डर्ड पेयर बिल्कुल ग्रुप थ्योरी जिससे हमने ऑर्डर्ड पेयर्स का सम करना सीखा था वैसे ही हो जाएगा कि x1 x2 के साथ सम हो जाएगा, y1 y2 के साथ सम हो जाएगा और ऑर्डर बन जाएगा नया ऑर्डर। तो ऑर्डर्ड सम जो होगा, या हम बोले सम जो होगा ज्योमेट्रिकली, वो ऑर्डर्स का सम हो जाएगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, विच इज सिंपली द कंपोनेंट डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर एडिशन। जैसे वेक्टर एडिशन हमने पिछले सेमेस्टर में किया ही होगा, पिछले सब्जेक्ट्स में हमने पढ़ा होगा कि वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है, वैसे वेक्टर एडिशन कर दिया। द वेक्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ द सम इज z1 प्लस z2 इज द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द मेन। तो ऐसे हम वेक्टर सम किया करते थे, वैसे ही हमने यहाँ पर ज्योमेट्रिकली मीनिंग समझा सम का ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। Terminal of a parallelogram whose initial point is the origin and terminal point is x1 plus x2, y1 plus y2 as shown below। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हम सम कर रहे थे, उसका मतलब सीधा ये रहता है, ये डायग्राम बन जाती है जो आपके सामने बनी हुई है कि मान लिया लेट सपोज एक पॉइंट है z1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके कोऑर्डिनेट हैं a1 प्लस आयोटा b1। इसी तरीके से हमारे पास z2 है जिसके कोऑर्डिनेट है a2 प्लस आयोटा b2। इसके हम बोले x1 आयोटा y1, और z2 की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 आयोटा y2। दोनों का ऑर्डर्ड सम किया, ज्योमेट्रिकल सम किया, तो हमारे पास जो है एक डायगोनल मिलेगा। ये है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द सम ऑफ ए complex number in a geometrically ordered pairs का sum is a vector sum which shows a parallelogram which can be seen in the diagram, and we can say diagonal sum of a parallelogram जिसका initial point जो है वो origin है, ये origin है initial point, और जो terminal point है वो है z1 प्लस z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम, जो क्या है x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। अभी हमने देखा कि सम करके कि जब z1 प्लस z2 जब हम सम करेंगे x1 प्लस आयोटा y1 को, x2 प्लस आयोटा y2 को ज्योमेट्रिकली, तो इसके ऑर्डर्स निकल के आएंगे x1 y1 और x2 y2। तो ये ऑर्डर सम होंगे तो बन जाएगा x1 y1 प्लस x2 y2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। ये ऑर्डर्स मिल गए हमें, और ये ऑर्डर जो है हमने जब ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करके देखा तो इसका इनिशियल पॉइंट 0 था, टर्मिनल पॉइंट जो था वो ये था z1 प्लस z2 वाला पॉइंट, और जब हमने इसे ड्रॉ किया कि z1 ये है, z2 ये है, ठीक है, तो ये एक लाइन तो पहले से ही बनी हुई थी, दो लाइन ड्यू टू z1 एंड z2। जब हमने इन दोनों का सम किया तो हमारे पास एक पॉइंट मिला, ये z1 प्लस z2 दोनों का सम करके जो पॉइंट मिला वो सम करके ये पॉइंट मिला। समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा और ध्यान दीजिए कि दोनों का सम करने के बाद हमें पॉइंट मिला z1 प्लस z2 ये पॉइंट, और फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया एक z1 से और एक ज्वाइन किया z2 से। तो फाइनली हमारे पास एक क्लोज्ड फिगर आ गई, और वो क्लोज्ड डायग्राम जो थी वो पैरेललोग्राम था। हमने कह दिया कि जो दोनों का सम होगा वो पैरेललोग्राम होगा, और अगर इस पॉइंट को मैं अगर ओरिजिन से मीट कर दूं, इस पॉइंट को z1 प्लस z2 को अगर मैं ओरिजिन से मीट कर दूं, तो ये जो लाइन आएगी मेरे पास वो डायगोनल होगी पैरेललोग्राम की, जहाँ पे इनिशियल पॉइंट जो होगा वो ओरिजिन होगा और टर्मिनल पॉइंट जो होगा z1 प्लस z2 होगा। तो ये तो बात थी सम की। अगर मैं डिफरेंस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को z1 और z2 को जब माइनस कर देंगे तब हमारे पास क्या डायग्राम है। सम करने के बाद तो पैरेललोग्राम आया, ये ज्योमेट्रिकल सम था। अब ज्योमेट्रिकली सब्ट्रैक्शन किया जाए, ज्योमेट्रिकली माइनस किया जाए, तब क्या होगा? एक्चुअल में ये भी सम ही है। सम अब की बार क्या कर रहे हैं हम कि पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z1 है, या जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z2 है, और z2 को सम किया जा रहा है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस z1 से। दोबारा सुनिए कि पहला कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, उसको हम सम कर रहे हैं एक दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस z1 से। तो ओवरऑल प्लस माइनस करके माइनस ही बन जा रहा है, वो हो जा रहा है z2 माइनस z1। तभी हमने कहा द डिफरेंस z2 माइनस z1 कैन बी ड्रॉन आइदर बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट ऑफ z1 एंड एंडिंग एट द टर्मिनल एट द, यहाँ टर्मिनल दो बार यूज
एंडिंग एट द टर्मिनल पॉइंट Z2, यानी कि स्टार्टिंग जो होगा टर्मिनल पॉइंट Z1 से होगा और एंडिंग जो होगा वो टर्मिनल पॉइंट Z2 से होगा, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। जब हमारे पास एक डायग्राम थी, यहाँ पर ओरिजिन मान लिया हमने, और एक Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर था, Z2 को माइनस Z1 से किया तो हमारे पास बीच में ही एक पॉइंट मिला Z2 माइनस Z1, इसी लाइन के बीच में पॉइंट मिला। हमने इसे मीट कर दिया कि इसको इससे मीट Z2 को Z2 माइनस Z1 से मीट किया और Z1 को Z2 माइनस Z1 से हमने मीट किया। फाइनली हमारे पास जो है पैरेललोग्राम नहीं मिला, कुछ इस तरीके की डायग्राम मिली और हमने कह दिया है सब्ट्रैक्शन था। जब Z2 माइनस Z1 किया तो इस तरीके की डायग्राम हो जाएगी, जहाँ पर इनिशियल पॉइंट जो होगा वो टर्मिनल पॉइंट ऑफ Z1 होगा और जो पॉइंट हो वो टर्मिनल पॉइंट ऑफ Z2 होगा। जब Z2 माइनस Z1 करेंगे तो हमें एक और डायग्राम मिलेगी नॉट क्लोज्ड फिगर, जहाँ पर Z2 माइनस Z1 पॉइंट जो होगा वो ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर उसे हम मीट कर देंगे ऐसे, और Z1 पॉइंट जो होगा उसे मीट करेंगे, Z2 पॉइंट होगा वो उसे मीट करेंगे, तो हमें कोई क्लोज्ड फिगर नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारा नेक्स्ट पॉइंट था Z2 माइनस Z1 को 2 से मीट करना, फिर उसके बाद Z1 माइनस Z2 को इससे ही मीट करना, और Z1 Z2 को अगर भी मीट कर दें तो हमारे पास कोई ऐसी डायग्राम क्लोज डायग्राम नहीं बनती है। पैरेललोग्राम या ट्रायंगल टाइप या क्लोज फिगर नहीं बने, क्लोज कर्व नहीं बनेगा। बट यहाँ पर हम कुछ चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं एज ए पोजीशन वेक्टर के तौर पे इनिशियल पॉइंट जो होगा वो ओरिजिन कहलाएगा, वो ओरिजिन होगा, इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होगा। और जो टर्मिनल पॉइंट होगा एंड द टर्मिनल पॉइंट इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, इट मीन्स Z2 माइनस Z1 as a terminal point and initial point is origin, but it is not make a diagonal of a parallelogram as marked in sum of Z2 plus Z1। इस केस में कोई डायगोनल नहीं बन रहा, कोई डायग्राम नहीं बन रही, जैसा कि Z2 प्लस Z1 सम करने पर बन रही थी। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स निकल के आए हैं कुछ सम के, ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ सम। तो अगले हम वीडियो पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।